जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं बात करूंगा कि देश की राजनीतिक स्थिति जैसी हो गई है, पूरे देश के अंदर, अलग अलग प्रदेश के अंदर जैसे राजनीतिक लड़ाई चल रही है, इस परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी। अभी तक जो हुआ वो आप लोगों को पता है। आप लोगों को पता है कि पिछले 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने जैसी सरकार चलाई, विभिन्न विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया, वो आपको पता है। अब हमें समझना यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति, अगला कदम क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा और कांग्रेस का क्या होगा और क्या होना चाहिए, जिससे कि ये जो राजनीतिक संघर्ष चल रहा है इसको एक परिणति की तरफ ले जा सके। आज जो परिस्थिति है, लोकसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आ गए। मोदी जी जो 400 पार कराना चाहते थे, नहीं हुआ। एक ऐसी सरकार बनी जो कि बैसाखियों पे है। पहले कभी मोदी जी यू टर्न नहीं लेते थे, पिछले 3 महीने के अंदर कई यू टर्न लेते उन्हें देखा गया। जिस प्रकार से हर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह पनपा, वो पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हुई, कांग्रेस की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नेताओं का पलायन हो रहा था, वो रुक गया। बल्कि भारतीय जनता पार्टी, जिसमें यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि वहां पे विघटन होगा, अमित शाह और मोदी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज उठेगी, वो आवाज उठनी शुरू हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने एक अच्छी रणनीति के तहत मिलजुल कर चुनाव लड़ा, और उन प्रदेशों जहां पे मिलकर चुनाव नहीं भी लड़ा, वहां भी रणनीतिक सूझबूझ थी, जिससे जनता को यह महसूस हुआ कि ये वो लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल की नीतियों के विरोध में खड़े हुए। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जो दिया लोकसभा चुनाव में, उसमें एमएसपी की गारंटी की बात की, अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात की, ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू करने की बात की, एक वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात की। महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से सरकार बदली गई, सरकार गिराई गई, शरद पवार की एनसीपी को तोड़ा गया, शिवसेना को तोड़ा गया, उससे यह पता चल गया कि देश की राजनीति किस दिशा में बढ़ने वाली है। यही प्रयास कर्नाटका के अंदर हुआ, सफलता नहीं मिली। बिहार के अंदर नीतीश कुमार, जो इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बनने की बात जिनकी हो रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए। उनकी आगे की रणनीति भी क्लियर हो गई। यह भी बात क्लियर हो गई कि उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल, जो पिछले 10 साल केवल इस सिद्धांत पे काम कर रही थी कि उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल और केंद्र के अंदर मोदी जी, लेकिन उनकी पार्टी खत्म हो गई। पार्लियामेंट में उनको एक भी सीट नहीं मिली। बीआरएस, जो तेलंगाना की पार्टी, जो कि पिछले 10 साल से सत्ता में थी, और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कांग्रेस, जो बिल्कुल तीसरे नंबर की पार्टी है, वो उभर कर सामने आएगी और विधानसभा चुनाव में जीतेगी और बीआरएस को हरा देगी। बीआरएस का विघटन हुआ, बीआरएस के कुछ लोग बीजेपी में गए, कुछ कांग्रेस में गए, बीआरएस बहुत कमजोर हो गई। लोकसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र में हुआ, यह भी बड़ा क्लियर एक मैसेज गया कि वहां पे शरद पवार बहुत मजबूत हैं, एकनाथ शिंदे इतने कमजोर नहीं हुए जैसी कल्पना की जा रही थी।
अजीत पवार बहुत कमजोर हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। दिल्ली के अंदर कल्पना की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन नहीं दिया। कल्पना की जा रही थी कि कम से कम 3 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जीतेगी, नहीं जीती। इसका माने गठबंधन काम नहीं किया, मैसेजिंग सही नहीं हुई। अब कांग्रेस के वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया या आम आदमी पार्टी के वोटर्स ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, वो एक सोचने का मुद्दा है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ विरुद्ध लड़े, अच्छी सफलता प्राप्त की। राजस्थान में जो आदिवासी पार्टी है उसे एकोमोडेट किया, कम्युनिस्ट पार्टी को एकोमोडेट किया, कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली। वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी ने अकेले भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया। तमिलनाडु के अंदर तो खैर डीएमके का परचम बुलंद रहा। केरला के अंदर एक सीट छोड़कर बाकी सीटें एलडीएफ और यूडीएफ जीता। अब सवाल यह है कि जो आगे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जो हरियाणा में हैं, डिक्लेयर हो गए हैं, होंगे, कश्मीर में होंगे, उसके बाद महाराष्ट्र में होंगे। दिल्ली अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र के साथ उनके चुनाव हो जाए, झारखंड में होंगे, बिहार में होंगे। ये देश की दिशा को बदलेगा। बदलेगा या नहीं बदलेगा, रिजल्ट प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी बड़े ध्यान से इस चीज को देख रहे हैं, नीतीश कुमार भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि देश की राजनीति क्या करवट ले रही है, लोगों का मत किस प्रकार से बदल रहा है और वास्तविकता में वोटिंग पैटर्न क्या है। और रिजल्ट के बाद वो बात पता चलेगी 8 अक्टूबर के बाद। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई या उसका प्रदर्शन अच्छा रहा, आज हरियाणा में उसकी सरकार है, महाराष्ट्र में उसकी सरकार है, बिहार में उसकी सरकार है, झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, तो महाराष्ट्र में क्या होगा, हरियाणा में क्या होगा, कश्मीर में क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, पूरे हिंदुस्तान का एक नक्शा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मिल जाएगा। आज देश के राजनीतिक परिवेश में जो एक परिदृश्य बिल्कुल साफ है वो ये कि देश का एक वर्ग जो पहले करीब 40% होता था, जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दृढ़ संकल्प था, उसमें कुछ गिरावट आई है। कितनी आई है रिजल्ट से पता चलेगा। और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों और सेकुलरिज्म पे बिलीव करता है, जो सहबंधुत्व पे बिलीव करता है, जो कोएग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है, वो इन 40% वोट्स के बिल्कुल खिलाफ है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये इस बात पे डिपेंडेंट होगा कि ये जो 60, 62, 65% वोट है, ये यूनाइटेड है या ये विघटन की तरफ है। हरियाणा के अंदर एक सीट सीपीएम को कांग्रेस ने दी, जैसे राजस्थान में उसने सीपीएम को और आदिवासी पार्टी को दी थी, उससे सफलता मिली थी। हरियाणा के अंदर यह कोशिश की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी भी इस गठबंधन में या डायरेक्टली इनडायरेक्टली सम्मिलित हों। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष भी, मतलब उनके पार्टी के अध्यक्ष ये चाहते थे कि उनको भी कुछ सीटें मिले। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है वो हरियाणा के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन में है, वो लड़ने की जिद कर सकते थे। लेकिन हरियाणा इलेक्शन में जिस प्रकार से चीजें शतरंज की गोटियां फिट हुई, उसे लगा कि अखिलेश यादव ने बुद्धिमानी का परिचय दिया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हमें सीट नहीं, हमें जीत चाहिए। यह बहुत बड़ा मैसेज था। और वो मैसेज दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 10 बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, हम कांग्रेस के साथ आपसी सहमति से त्याग परित्याग की भावना को अपनाते हुए जो इंडिया गठबंधन की भावना है उसको न टूटने देने के लिए
सहयोग करेंगे। अखिलेश यादव का कद बढ़ गया। आम आदमी पार्टी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है पिछले भारत के राजनीतिक इतिहास में, और जिसने दिल्ली के अंदर सरकार बनाई, पंजाब के अंदर सरकार बनाई, गुजरात के अंदर 13% वोट लिए, गोवा में अच्छा प्रदर्शन किया, उससे भी अपेक्षा थी, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि 40% एक तरफ, 60% एक तरफ, क्योंकि जनता बड़े उत्सुकता से ये मैसेज देख रही है, ये देख रही है कौन सी ऐसी पार्टी है कांग्रेस में, आरजेडी में, समाजवादी पार्टी में, कम्युनिस्टों में, टीएमसी में, जो कि इंडिया गठबंधन के सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रही है, और कौन इंडिया गठबंधन जो पार्लियामेंट के लिए बना था, असेंबली के लिए नहीं बना था, उसके विपरीत काम कर रही है। क्योंकि जहां पे बाइपोलर कंटेस्ट होगा वहां बीजेपी जीत नहीं सकती, और जहां मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होगा वहां बीजेपी की जीतने की संभावना होती है। अगर हरियाणा के अंदर मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होगा, जिसको कराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, जजपा जो उनकी सहयोगी पार्टी थी, उसको चंद्रशेखर आजाद के साथ उसका गठबंधन हुआ, बीएसपी का इंडियन नेशनल लोकदल से हुआ, और आम आदमी पार्टी ने भी 90 सीटें लड़ने का फैसला किया। मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो गया। हालांकि हरियाणा के अंदर बाइपोलर कंटेस्ट है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य कंटेस्ट है, लेकिन इसके बावजूद ये जो बहुत सारे लोग आ गए हैं, उसमें बड़े मजबूत कैंडिडेट भी होंगे, अपने क्षेत्र में वोट काटेंगे, और वोट काटने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। यह भी बात बिल्कुल पक्की है कि दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में कांग्रेस के वोट ज्यादा होते हैं आम आदमी पार्टी की तुलना में, और विधानसभा में आम आदमी पार्टी के वोट कांग्रेस से बहुत ज्यादा होते हैं। आपसी समझबूझ से अगर दोनों पार्टियों ने दिल्ली के अंदर काम लिया तो वही स्थिति होगी, 70 में से 62-64 सीटें अपोजिशन को मिलेंगी और बीजेपी सत्ता में नहीं लौट सकती। हरियाणा के अंदर हालांकि आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, विनेश फोगाट के खिलाफ भी उन्होंने चुनाव अपने कैंडिडेट को लड़ाने का फैसला कर लिया है, और इसके बावजूद कि राहुल गांधी ने एक पहल दिखाई थी कि मिलजुल के हम चुनाव लड़ेंगे, जिससे एक मैसेज जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि वो जानते हैं गुजरात के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी अगर आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं सकता, और मिलकर लड़ेंगे तो जीतने की बहुत ज्यादा संभावना है। आज विड्रॉल का लास्ट डेट है हरियाणा में। अब देखना है कि और अगले 15 दिन में जब कन्वेंसिंग होगी तब देखना है कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती से हरियाणा में चुनाव लड़ती है, किन क्षेत्रों में लड़ती है, कहां पे लड़ती है, किन अर्बन एरियाज में लगती है, रूरल एरियाज में लगती है, किस वर्ग को, समाज को प्रभावित करने का प्रयास करती है, जिससे पता चलेगा कि वो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सीरियस है या नहीं। दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस बुद्धिमानी का परिचय नहीं देगी और आम आदमी पार्टी से एक सम्मान पूर्वक आम आदमी पार्टी को बड़ा भाई मानते हुए, और हरियाणा के अंदर बड़ा भाई कांग्रेस को मानते हुए, और गुजरात के अंदर कांग्रेस को बड़ा भाई मानते हुए आपसी सामंजस्य से अगर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को न केवल विधानसभा चुनावों में हरा पाएंगे बल्कि लोकसभा चुनाव में भी जो तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू वेट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव पे, उन पे भी प्रभाव होगा। और जो ये सरकार चल रही है जिसमें करीब करीब बराबर हैं और केवल जो 40-50 सीट हैं, इधर आई तो इधर गवर्नमेंट बनी, उधर आई तो उधर गवर्नमेंट बनी, उस पर निर्भर करती हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, टीएमसी, सबके एक एक कदम का ध्यान रखना होगा। उद्धव ठाकरे, शरद पवार का भी ध्यान रखना होगा। उद्धव ठाकरे ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया महाराष्ट्र इलेक्शन में, क्योंकि लीडरशिप का डिस्प्यूट बढ़ा चढ़ाकर गोदी मीडिया दिखा रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट ए कंटेस्टेंट फॉर द चीफ मिनिस्टर पोस्ट। मैंने उन्होंने कहा कि नहीं, हम इलेक्शन मिलजुल के लड़ेंगे, फिर देखा जाएगा कौन मुख्यमंत्री बनता है। देखते हैं ऐसी बुद्धिमत्ता आगे दिखती है नहीं, या आपसी सामंजस्य की कमी से भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ कर दिया जाता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।